हेलो स्टूडेंट्स। सो लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। हमने कंडीशंस फॉर ग्रोथ तक स्टडी कर लिया था। सो अब हम क्या नया पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी में जो गिवन है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको हम रीडिफरेंशिएशन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, मेरे पास एम्ब्रियो है। सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो से क्या अराइज होती है? एम्ब्रियोनिक मेरिस्टीम, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टीम। और वो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टीम में क्या होता है? रूट एपिकल मेरिस्टीम एंड शूट एपिकल मेरिस्टीम। ठीक है, और रूट एपिकल मेरिस्टीम और शूट एपिकल मेरिस्टीम आपकी प्राइमरी मेरिस्टीम है। सो यू हैव योर प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिख सकते हो? राम, श्याम एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम भी आपका प्राइमरी मेरिस्टेम है। जब मैं 6 चैप्टर पढ़ाऊंगी तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम का लोकेशन क्या है और उसका फंक्शन तो यही है, लेंथ को इंक्रीज करने का, लेकिन लोकेशन मैं आपको तब बताऊंगी। तो ये आपके प्राइमरी मेरिस्टीम है। प्राइमरी मेरिस्टीम यानी कि जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, उसे मेरिस्टीम कहते हैं। तो ये आपके प्राइमरी मेरिस्टीम है। ये जो प्राइमरी मेरिस्टीम है वो जब डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम आपके जब डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं तब वो बना देते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब आपका ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है वो डिफ्रेंशिएट हो गया है, मतलब उससे अपना एक पर्टिकुलर काम मिल गया है। सो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल में आपका आता है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। ठीक है, देन उसके एग्जाम्पल्स में और क्या आएगा? प्राइमरी फ्लोयम। ठीक है, देन और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल में आएगा पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, देन कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्राइमरी मेडुलरी रेस। जाइलम और फ्लोएम के आसपास मेडुलरी रेस पाए जाते हैं। ये भी मैं आपको 6 चैप्टर में बताऊंगी, बट ये मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के, कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में क्या आएगा। पहले ये 3 याद रखो: प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मेडुलरी रेस। यानी कि इन लोगों को खुद के फंक्शन मिल गए। जाइलम को अपना खुद का वाटर ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन मिल गया, फ्लोएम को फूड ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन मिल गया। ठीक है, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, इनको खुद के फंक्शंस मिल गए। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा। फिर डिटेल में हम सभी के फंक्शन 6 चैप्टर जब पढ़ेंगे एनाटॉमी वाले तब देखेंगे। अभी के लिए आप प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज के एग्जाम्पल याद रखो। ठीक है, और प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज कहाँ से बने? प्राइमरी मेरिस्टीम जो है उसे क्या मूड हुआ कि अब मुझे डिवाइड नहीं होना, अब मुझे कोई पर्टिकुलर काम दे दो, अब मुझे एक पर्टिकुलर काम करना है, तो वो डिफरेंशिएट हो जाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम के डिवाइड होने की क्या बोलते हैं, डिवाइड होने का इंटरेस्ट चला गया था। तो प्राइमरी मेरिस्टेम का डिवाइड होने का इंटरेस्ट चला जा सकता है, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का भी इंटरेस्ट चला गया। वो भी बोलता है अब मुझे वापस से मेरिस्टेम बना दो, मतलब अब मुझे वापस से डिवाइड करना है। लेकिन अब हम प्राइमरी मेरिस्टेम तो नाम नहीं दे सकते, तो हम सेकेंडरी मेरिस्टेम नाम देते हैं। और इस फिनोमेनॉन को, ये जो चीज हुई उसे हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये डिफरेंशिएट पहले हो चुके थे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू प्राइमरी मेरिस्टेम से, लेकिन वापस उनको डिफरेंशिएशन वाला जो उनका स्टेप है वो गायब करना है। ठीक है, वापस मेरिस्टेम बनना है, तो बोल दिया डी डिफरेंशिएशन। लेकिन अब कैसा मेरिस्टेम बनना है? सेकेंडरी मेरिस्टेम बनना है। ठीक है, तो अब सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बता दिए थे आपको। वास्कुलर कैम्बियम, जस्ट अ मिनट, इसके एग्जाम्पल में आएगा वेस्क्यूलर कैम्बियम। ठीक है, इसको आप सेकेंडली क्या बोल सकते हो? आपकी बुक में लिखा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम।
You can call it interfascicular cambium and cork cambium. कॉर्क कैम्बियम, ये आपके किसके एग्जाम्पल हो गए? सेकेंडरी मेरिस्टेम के। कॉर्क कैम्बियम को आप बोल सकते हो फेलोजन, फेलोजन। ओके, उसके बाद सेकेंडरी मेरिस्टेम की इच्छा होती है कि मुझे वापस से, अब मुझे डिवाइड नहीं करना, मुझे वापस से काम दे दो, तो वापस से परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। तो अब बन जाएगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ओके, क्योंकि अब प्राइमरी तो बन नहीं सकता, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सो ये किससे बनेगा? रीडिफ्रेंशिएशन। एक बार वापस से डिफ्रेंशिएशन हुआ, प्राइमरी मेरिस्टेम तो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट हुई थी, तो एक बार वापस से सेकेंडरी मेरिस्टेम भी डिफ्रेंशिएट हो गई, तो इसे कहेंगे रीडिफ्रेंशिएशन। और इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? सो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेस, कॉर्क, जिसे आप फेलेम भी लिख सकते हो, ठीक है, एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसे आप फेलोडर्म भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सो अब एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मेडुलरी रेस, और पेरेन्काइमा, पी फॉर परमानेंट, पी फॉर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी की जगह सेकेंडरी, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेस, ठीक है। बाकी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज के कैसे एग्जाम्पल याद रखेंगे? तो ये बात ध्यान में रखो, सेकेंडरी ग्रोथ आई गेस आपका सिलेबस से रिमूव हो चुका है, बट ये आपका जो है, मान लो ये आपका हो गया कॉर्क कैम्बियम। तो जो कॉर्क कैम्बियम होता है उसे आप बोलते हो फेलोजन। तो अंदर आपका एक जड़ बैठा है, मतलब एक मानस बैठा है, ठीक है। बाहर की साइड पे आपका होता है कॉर्क और अंदर की साइड पे होता है कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो बाहर कॉर्क छोटा नाम है COR के, तो बाहर हमने नाम दिया फेलेम और अंदर हमने नाम दिया फेलोडर्म, फेलोडर्म, ठीक है। और ये जो फेलोजन है, फेलोजन का क्या मतलब हुआ? बीच में आपका प्रेजेंट है कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। तो आपने कॉर्क कैम्बियम को क्या नाम दिया? फेलोजन। कॉर्क को क्या दिया? फेलेम। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या दिया? फेलोडर्म। अंदर जन, कॉर्क छोटा नाम फेलेम, उसके अंदर फेलोडर्म। तो आपका जो फेलोजन है कॉर्क कैम्बियम, वो आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम है, वेस्कुलर कैम्बियम के साथ, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। लेकिन उसके अंदर बाहर जो है कॉर्क यानी कि फेलेम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी कि फेलोडर्म, वो आपका सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आपको पूछ सकते हैं कि रीडिफरेंशिएशन से जो प्रोडक्ट्स बने उसके एग्जांपल, तो वो आपको चूज करने को बोल सकते हैं, ठीक है। और खास करके क्या आपको याद रखना है कि भाई प्राइमरी मेरिस्टेम जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है, प्राइमरी मेरिस्टेम कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगी, फिर वो उसको मन हुआ कि मुझे डिफरेंशिएट होना है, मुझे कोई एक पर्टिकुलर काम दे दो, तो वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन जाएगी। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बोलती है यार नहीं, मैं तो पहले जैसा बराबर था, मुझे डिवाइड ही हो करना है, मैं काम नहीं करूंगा, काम करने से मैं थक गया, तो वो डी डिफरेंशिएट हो जाएगी और सेकेंडरी मेरिस्टेम बना लेगी। सेकेंडरी मेरिस्टेम वापस बोल रहा है नहीं काम दे दो, वापस काम दे दो, तो डी डिफरेंशिएशन हो जाएगा और सेकेंडरी परमानेंट मतलब वापस से डिफरेंशिएट हो जाएगी। सो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगी। बहुत सिंपल है। प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएट हुई, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, डी डिफरेंशिएट हुई सेकेंडरी मेरिस्टेम एंड डी डिफरेंशिएट हुई सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सो इतना है आपके डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन में। इसके अलावा जो भी बचता है और भी कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी में है, ठीक है, तो वो मैं जब आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी तो उसमें क्लियर करवा दूंगी। ओके, now next comes your topic, that is development. डेवलपमेंट के जो स्टेजेस होते हैं, ठीक है, प्लांट में डेवलपमेंट कैसे होता है? तो सबसे पहले प्लांट में होता है सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन होने के बाद
बनता है सीडलिंग। सीडलिंग बनने के बाद प्लांट में जो फेज आता है दैट इज व्हाट वी कॉल इट जुवेनाइल फेज, या तो फिर हम उसे बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज यानी कि जब जुवेनाइल फेज यानी कि वेजिटेटिव फेज होता है तो प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स का ही डेवलपमेंट होता है, कोई फ्लावर बावर नहीं आते। ओके। जुवेनाइल फेज के बाद आपका होता है फ्लावरिंग फेज, लेकिन उससे पहले आपका होता है मैच्योरेशन वाला फेज। प्लांट मैच्योर होगा, ठीक है। मैच्योरेशन फेज, देन कम्स योर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग होने के बाद सॉरी आपका होगा सीड फॉर्मेशन। फ्लावरिंग होगा तो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाएंगे, ठीक है। सो आपका हो जाएगा सीड फॉर्मेशन। अच्छे से लिखते हैं ना अपन। सीड फॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली आपका हो जाएगा सेनेसेंस। सेनेसेंस मीन्स एजिंग होना। सेनेसेंस यानी कि सेल धीरे धीरे डेड होगी, उनकी एजिंग होगी, बूढ़े होंगे, एजिंग होगी, और अल्टीमेटली हो जाएगी सेल की डेथ। सो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस है, आपको बहुत सारे रेफरेंस बुक में देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि पहले सीड जर्मिनेट होगा। सीड कंसिस्ट ऑफ योर एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। तो उसमें से जो एम्ब्रियो होता है उसमें एम्ब्रियोनिक मेरिस्टीम होती है, उसमें राम और शाम होते हैं। राम और शाम यानी रूट एपिकल मेरिस्टीम एंड शूट एपिकल मेरिस्टीम होता है, ठीक है। तो आपका जो रूट एपिकल मेरिस्टीम है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, मेरिस्टीम उसके मेरिस्टीम सेल्स ऐड करेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टीम अपने कुछ सेल्स ऐड करेंगे, यानी कि सीडलिंग बनेगा। उसके बाद रूट स्टेम लीफ यानी कि जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज के बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज, लेकिन उससे पहले प्लांट में मैच्योरेशन फेज करवाना पड़ेगा। वो मैच्योर हुआ या नहीं तब जाके, अगर वो मैच्योर ही नहीं है मान लो, तो क्या करेगा जाइगोट बना के, उससे पहले मैच्योर करो, उस लायक बनाओ कि मैच्योर बनाओ कि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपने अंदर मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखने के लायक हो पाए। तो पहले मैच्योरेशन फेज आएगा, देन फ्लावरिंग फेज आएगा। फ्लावरिंग फेज आ गया, फर्टिलाइजेशन से सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर एजिंग होगी धीरे धीरे एंड अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सो ये डेवलपमेंट में होता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एक फिगर दी है डेवलपमेंट में, वो हम देखते हैं। ये यहाँ पे देखनी जरूरी है, ये वाली फिगर। सो यस, देखो ये है सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस, कि डेवलपमेंटल प्रोसेस की क्या सीक्वेंस रहेगी प्लांट के सेल के अंदर। तो ये अपना मेरिस्टेमेटिक सेल है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, दैट मीन्स कि ये जो सेल है उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना है यानी कि उसके अंदर का जो भी मसाला है, जो भी कंटेंट है, जो भी ये पूरा उसका प्रोटोप्लाज्म है वो बढ़ेगा, यानी कि प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा, प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा। और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उसका प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा तो आगे जाके वो डिफरेंशिएट भी होगा, लेकिन उससे पहले अगर उसका मन वो प्लाज्मेटिक ग्रोथ कर रहा है तो वो सेल का मन हो रहा है कि नहीं, मुझे डिफरेंशिएट नहीं होना, मुझे वापस से वही सेल बनना है जो बार बार डिवाइड करता रहे। तो यहाँ से ये रिटर्न बैक भी हो सकता है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ करने के बावजूद भी वापिस ये मेरिस्टेमेटिक सेल भी बन सकता है। या तो एक ये स्टेप हो सकता है कि उसे प्लाज्मेटिक ग्रोथ करता है, फिर उसे समझ में आता है नहीं, मैं तो पहले ही बराबर था, मुझे डिफरेंशिएट नहीं होना, मुझे तो सेल डिवीजन ही करते रहना है, मुझे डिफरेंशिएट नहीं होना, ठीक है। तो प्लाज्मा ये स्टेप हो सकता है। या फिर देखो प्लाज्मेटिक ग्रोथ जो है उसके साथ साथ ओवरलैप में बताया है एक्सपांशन वाला फेज ओवरलैप हो रहा है। मतलब जब ये प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा तो ये जो सेल है आपका वो इलोंगेट भी तो होगा, मतलब दोनों चीज को रिलेशन में होगी, साथ साथ में चलेगी। प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा, सेल का इलोंगेशन भी होगा, इसीलिए जो एरो है ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेल है वो डिफरेंशिएट होगा, यानी कि वो कोई पर्टिकुलर काम अटेंड करेगा,
एक्सपांशन के साथ साथ वो क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, तो यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन के साथ साथ उसमें मैच्योरेशन आएगा, एक मैच्योरिटी आ जाएगी कि नहीं अब मुझे यही काम करना है, बच्चों जैसा नहीं करेगा कि कभी ये कभी वो। डिफरेंशिएट के साथ साथ मैच्योरिटी भी आ जाएगी, ठीक है, मतलब ये सेल अब मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के साथ डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन कोरिलेशन में चलते हैं। सो वो मैच्योर सेल बन जाएगा। फिर मैच्योर सेल जो है उसकी धीरे धीरे एजिंग हो जाएगी एंड देन डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर ये मैच्योर सेल को ऐसा हुआ कि नहीं मुझे तो वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल बनना है, मतलब वापस से मुझे डिवाइड करना है, चलो इस स्टेज पे आके बोलता है कि सेल डिवीजन करना है तो हो सकता है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल पूरा मैच्योर सेल तक पहुंच गया, फिर बोलता है नहीं मुझे तो वो डिवाइड ही करना है, वापस से मुझे मेरिस्टेमेटिक सेल ही बनना है, ठीक है। हम नीचे नीचे शो करते हैं ये वाली चीज, ठीक है। अगर आपके मैच्योर सेल को वापस मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट होना है तो ये यहाँ पे डिफरेंशिएट होकर आया है, डिफरेंशिएट होकर ये मैच्योर सेल बना है, ठीक है। सो इसको बोलेंगे कि अब उसको इच्छा हो रही है डी डिफरेंशिएट होने की, अब उसको डी डिफरेंशिएट होने की इच्छा हो रही है। लेकिन वो ये डी डिफरेंशिएट हुआ, फिर वो बोलता है नहीं यार मुझे नहीं डिवाइड करना, मुझे मैं गलती से गलत डिसीजन ले लिया, मुझे तो वापस मैच्योर सेल बनना है। तो फिर ये वाला स्टेप हो जाएगा आपका रीडिफरेंशिएशन वाला। सो ये कैसी बात हो गई, आप मेरिस्टेमेटिक सेल से मैच्योर सेल तक पहुंचे, प्लाज्मेटिक ग्रोथ के एक्सपेंशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, आपका मैच्योरेशन हुआ, आप मैच्योरिटी पे आ गए। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आप 10th के आगे आ गए। लेकिन फिर आप बोलते हो नहीं मुझे तो वही नर्सरी केजी में पढ़ना है, आप वापस से डी डिफरेंशिएट होने निकले हो। फिर आप नर्सरी केजी में पहुंचते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं यार मुझे तो वही वो मेरा तो साइंस ही बराबर था जो मैंने लिया था 10 के बाद, मतलब मुझे तो मैच्योरिटी ही जो मैच्योर में हो गया था मुझे वही वापस करना है, वही चीज पढ़नी है, मुझे नर्सरी केजी नहीं पढ़ना, तो वापस आप डिफरेंशिएट हो गए। सो ये ग्राफ ये शो करता है, ठीक है, ये चार्ट, ओके। सो हम वापस स्लाइड में आ जाते हैं अपनी, या सो ये था आपका वो चार्ट जो ये एक्सप्लेन करता था डेवलपमेंट के स्टेजेस। नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच वी कॉल प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है जो प्लांट्स होते हैं आपके वो डिफरेंट पाथवेज फॉलो करेंगे, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू, या तो आपके एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स में या फिर आपके फेजेस ऑफ ग्रोथ के रिस्पॉन्स में। फेजेस ऑफ ग्रोथ इट मीन्स कि वो डेवलपमेंटल पाथवेज को अल्टर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, तो प्लांट जो है वो डिफरेंट पाथवे अगर फॉलो करते हैं एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल आप एनवायरमेंट में एग्जाम्पल लोगे रेननक्यूलस जो प्लांट है उसका, रेननक्यूलस, ठीक है, बटर कप है उसका नाम, रेननक्यूलस या बटर कप कहो। तो वो जब टेरेस्ट्रियल में होता है तो उसके लीव्स कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे, एंड जब वो एक्वाटिक हैबिटेट में होता है तो उसके लीव्स कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे कांटे जैसे। मतलब ये जब ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में प्रेजेंट होता है, फिर अचानक से आपने उसका हैबिटेट चेंज कर दिया, यानी कि आप उसे एक्वाटिक हैबिटेट में लेकर आए तो उसकी लीव्स ऐसे हो गई। सो लीव्स के डेवलपमेंट में एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग रेननक्यूलस यानी कि बटर कप प्लांट में आपको फर्क देखने को मिला। जब उसको लैंड वाला एनवायरमेंट मिल रहा था तो उसकी लीव्स कुछ ब्रॉड थी, जब उसको वाटर वाला एनवायरमेंट यानी एक्वाटिक एनवायरमेंट में रखा तो उसकी जो लीव्स है वो ये थोड़ी थिन हो गई, एक्वाटिक में थिन हो गई, क्योंकि वाटर करंट जो है वो उससे इतना सामना ना कर पाए, मतलब वाटर करंट से बच पाए। वाटर करंट कम करने के लिए, वाटर करंट से बचने के लिए, वाटर करंट उस पर कम आए, इसीलिए उसकी लीव्स ऐसी हो गई वाटर करंट से बचने के लिए।
सो यहाँ पे जो डेवलपमेंटल पाथवे में मॉडिफिकेशन हुआ, किसके डेवलपमेंटल पाथ में, लीफ के डेवलपमेंट में जो मॉडिफिकेशन हुआ इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग द एनवायरमेंट, उसे आप बोलते हो एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी, मतलब प्लास्टिसिटी बोलते हो, जो अकॉर्डिंग टू या तो इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट प्रोड्यूस हुई। दूसरी आपके ग्रोथ के फेस के अकॉर्डिंग जो प्लास्टिसिटी आती है। सो इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल लोगे, एक आपका होगा जुवेनाइल फेज में लीव्स जो होती है, जुवेनाइल फेज में और एडल्ट फेज में प्लांट में लीव्स अलग देखने को मिल रही है। जुवेनाइल फेज में आपको लीव्स कुछ ऐसी देखने को मिल रही है ना, कुछ इस तरीके से नहीं। आपके बुक में अच्छी ड्रॉ करी है, तो मेरी तो ड्राइंग इतनी खराब है, आप अपनी बुक में ही देखना, ठीक है। एनसीईआरटी कैसे ड्रॉ करता है भाई जुवेनाइल फेज की, या जुवेनाइल फेज में उसने कुछ ऐसी लीव्स ड्रॉ करी है और एडल्ट फेज में कुछ ऐसी ड्रॉ करी है, ठीक है। ये जुवेनाइल फेज की, एडल्ट फेज की। और एग्जाम्पल है आपके 3 प्लांट्स का एग्जाम्पल लिया है, कॉटन, लार्कस्पर, ठीक है, एंड थर्ड वन इज योर कोरिएंडर। कोरिएंडर, लार्कस्पर का आप जो साइंटिफिक नेम है दैट इज योर डेल्फिनियम, कॉटन का गॉसिपियम, गॉसिप करता रहता है कॉटन, एंड कोरिएंडर का कोरिएंडम। सो ये 3 आपके जो प्लांट है, कोरिएंडम यानी कि CLC से याद रखो, CBC काउंट होता है, ठीक है, रिपोर्ट में, वैसे CLC यानी कॉटन, लार्कस्पर, कोरिएंडम, ठीक है। सो इन तीनों प्लांट में जुवेनाइल फेज में लीव्स का कुछ कंपोजिशन अलग है, लीव्स का कुछ फॉर्मेशन अलग है, और एडल्ट फेज में कुछ अलग है। तो ये जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है लीव्स के अंदर, वो आपको ग्रोथ फेज के अकॉर्डिंग, मतलब जुवेनाइल वाले फेज में, जुवेनाइल वाले ग्रोथ फेज में कुछ अलग, और एडल्ट यानी मेच्योर वाले फेज में कुछ अलग, ठीक है। जुवेनाइल के बाद जो आपका मेच्योर वाला फेज आता है, फिर फ्लावरिंग वाला फेज, तो एडल्ट वाले फेज में कुछ लीव्स का कंपोजिशन, लीव्स का जो शेप है वो कुछ अलग। सो ये ग्रोथ फेज के अकॉर्डिंग प्लांट जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका प्लास्टोसिटी का एग्जाम्पल हुआ। इसको इन कॉमन हम इन दोनों को हम बोल सकते हैं हिटेरोफाइली, हिटेरोफाइली, ठीक है। ये दोनों हिटेरोफाइली के एग्जाम्पल है, ठीक है। हिटेरो मीन्स अदर एंड फाइली मीन्स लीफ, यानी अलग अलग टाइप की लीफ या तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग देखने को मिल रही है या तो ग्रोथ फेज के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों आप हिटेरोफाइली के एग्जाम्पल में काउंट कर सकते हो। उसके बाद प्लांट में जो डेवलपमेंट होता है वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। पहले हो गए आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स या आप एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोल सकते हो, एंड दूसरे हो गए आपके इंटरनल फैक्टर्स या आप इंट्रिंसिक फैक्टर बोल सकते हो। सो इंटरनल फैक्टर में भी 2, पहले हो गए आपके इंटरसेल्यूलर फैक्टर एंड दूसरे हो गए आपके इंट्रा सेल्यूलर। तो आपके जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, दे आर योर इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इसके बाद में पढ़ाऊंगी। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी प्लांट्स में जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो आपके इंट्रासेल्यूलर फैक्टर्स हो गए, ठीक है। सॉरी 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 इंट्रासेल्यूलर फैक्टर्स में आपके आएंगे जेनेटिक फैक्टर्स एंड इंटरसेल्यूलर में आएंगे प्लांट हॉर्मोन्स, जिसे आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हो, प्लांट हॉर्मोन्स। इंट्रासेल्यूलर का मतलब होता है इंट्रा, विद इन द सेल,
विद इन द सेल, सेल के अंदर जो भी जेनेटिक फैक्टर्स है वो इंटरनल फैक्टर्स जो प्लांट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इंटरसेल्यूलर का मतलब होता है एक, मतलब सेल्स के बिटवीन में, ये एक सेल हुआ, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, एक टिश्यू में इतने सारे सेल हो गए, तो ये जो स्पेस होगी बिटवीन बिटवीन द सेल्स उसे आप बोलोगे इंटरसेल्यूलर। क्या बोलोगे? इंटरसेल्यूलर। और सेल के अंदर जो स्पेस होगी उसे आप बोलोगे इंट्रासेल्यूलर। सो सेल के अंदर जीन्स जो होते हैं वो डिसाइड करेंगे प्लांट का डेवलपमेंट, और सेल के बीच में जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, पीजीआरस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या फिर आपकी एनसीईआरटी उसके लिए टर्म यूज करती है फाइटो हॉर्मोन्स, फाइटो हॉर्मोन्स। ठीक है, सो वो आपके बन गए इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स। फिर आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा? वाटर, ऑक्सीजन, लाइट, टेम्परेचर। ठीक है, ये सारे आपके कौन से फैक्टर्स हो गए? एक्सटर्नल फैक्टर्स। न्यूट्रिएंट्स, एक्सटर्नली जो प्लांट्स को मिल रहे हैं, सो ये सारे आपके हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, उसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स तो हम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं मैं उसका बेसिक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड intercellularly, intercellularly within the plants। ठीक है, उसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, या प्लांट हॉर्मोन्स भी कहते हैं, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कहते हैं, या फिर उसके लिए लिटरेचर में एक टर्म यूज किया है जिसे फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं, आपके जो पीजीआरस होते हैं, वो दो किस्म के हो सकते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये ग्रोथ को प्रमोट करने वाले भी हो सकते हैं, यानी ग्रोथ प्रमोटर भी हो सकते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपके, या फिर ये ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, यानी ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले ग्रोथ इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं, या फिर ये ऐसे भी हो सकते हैं जो ड्यूअल फंक्शन करते हैं, प्रमोट भी करे और इनहिबिट भी करे। तो ऐसा है आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो ग्रोथ को प्रमोट भी करे और इनहिबिट भी करे, वो है इथाइलिन, जो नेचर से एक गैस है। वो प्रमोट और इनहिबिटर दोनों की तरह एक्ट करता है, लेकिन लार्जली वो इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है। ओके, आपके प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में 3 एग्जाम्पल है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सारे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, सब कुछ हम डिटेल में इसके बाद पढ़ने वाले हैं। साइटोकाइनिन, सो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये आपके प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। इनहिबिटर में आपका एक ही आएगा, ABA, विच स्टैंड्स फॉर योर एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, सो ये जो है कुछ जो है वो आपके प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। प्रमोटर में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। कुछ आपके इनहिबिटर है, इनहिबिटर में आपका एब्सिसिक एसिड, वो आपका इनहिबिटर है। एंड एक जो आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है इथाइलिन, जो बाय नेचर गैस है, वो आपका प्रमोटर भी है, इनहिबिटर भी है, डुअल फंक्शन कैरी करता है, प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट भी करता है, इनहिबिट भी करता है, लेकिन लार्जली वो इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है। ओके, फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड से बने हैं, मेड अप ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स। जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सिन, जो आपका ऑक्सिन है वो इंडोल, बाय केमिकल नेचर उसका क्या है, हम सेकेंड पेज में लिखते हैं। ऑक्सिन का केमिकल नेचर क्या है? इंडोल कंपाउंड्स, इंडोल कंपाउंड्स। ठीक है,
जिब्रेलिन, उनका केमिकल नेचर क्या है, मतलब वो उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो किससे बने हैं, टर्पिन्स, या फिर हम क्या कह सकते हैं, टर्पिनॉइड्स। ऑइड मतलब लाइक, तो ऑइड्स का मतलब होता है लाइक, यानी टर्पिन्स के जैसे, यानी टर्पिनॉइड्स। साइटोकाइनिन, आपके साइटोकाइनिन का केमिकल कंपोजिशन है प्यूरिन, एक नाइट्रोजन बेस है जो डीएनए में पाया जाता है, उसमें भी स्पेसिफिकली वो एडेनिन का बना हुआ होता है। ठीक है, फुल नेम अगर आपको लिखना हो तो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है N6 फुरफुरी, फुरफुराइल, एमिनो प्यूरिन। ठीक है, प्यूरिन कौन सा, एडेनिन। सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे प्यूरिन पिरिमिडिन क्या होता है, या फिर इसका दूसरा नाम काइनेटीन, N6 फुरफिराइल अमीनो प्यूरिन, और आप बोल सकते हो काइनेटीन। आपका एब्सिसिक एसिड बचा ABA, वो आपका कैरोटीनॉइड से बना है, कैरोटीनॉइड्स। तो ऑक्सिन, ये मैंने आपको क्या बताया, केमिकल नेचर, कि किस कंपाउंड से आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बने हैं, तो ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया उनका केमिकल नेचर। सो योर ऑक्सिन इंडोल कंपाउंड, जिब्रेलिन टर्पीन, साइटोकाइनिन प्यूरिन, प्यूरिन में एडेनिन, प्यूरिन पिरिमिडिन दोनों होते हैं नाइट्रोजन बेस आपके डीएनए में। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। प्यूरिन में एग्जाम्पल है एडेनिन, मतलब ये एडेनिन का डेरिवेटिव है आपका साइटोकाइनिन, उसका पूरा नाम है N6 फुरफुराइल अमीनोप्यूराइन, या फिर आप N6 फुरफुराइल अमीनोप्यूराइन को काइनेटिन भी कह सकते हो, और ABA जो है वो आपका कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव है। ओके, नाउ हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं यहाँ तक की। ओके, द सेल्स derived from root apical and shoot apical meristems and cambium। रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टीम आपकी क्या होगी, प्राइमरी मेरिस्टीम। कैम्बियम आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टीम। डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, तो प्राइमरी मेरिस्टीम डिफरेंशिएट होकर बनाएगी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएट होकर बनाएगी सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम से बनेगा डिफरेंशिएशन होके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और सेकेंडरी मेरिस्टीम जो बनेगा उससे रीडिफरेंशिएशन होके बनेगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हो या सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, अपने स्पेसिफिक फंक्शंस वो करेगी। ओके, दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन, जिसे कहेंगे डिफरेंशिएशन, परमानेंट टिश्यू बन जाएगी या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स अंडरगो फ्यू टू कुछ या कुछ से ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं सेल वॉल में एंड प्रोटोप्लाज्म में। फॉर एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल देखना, ध्यान में रखना, अगर आपको टेक्केरी एलिमेंट यानी कि जाइलम फॉर्म करना है तो द सेल वुड लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म, दे आल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग elastic lignocellulosic secondary cell wall to carry water to long distances even under extreme tension। ये डिफरेंशिएशन की बात चल रही है। तो ये डिफरेंशिएशन में आपको क्या एग्जांपल इन लोगों ने क्या एग्जांपल दिया इन लोगों ने यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या एग्जांपल गिवन है कि आपका जो जाइलम है वो प्रोटोप्लाज्म को लॉस करता है, मतलब डिफरेंशिएट होता है, प्रोटोप्लाज्म को लॉस कर देता है। आपका छोटा छोटा सा जाइलम था, ठीक है, स्मॉल जाइलम था, उसने ट्रेकियरी एलिमेंट यानी ट्रेकिया आपके जाइलम का ही हिस्सा है, ठीक है, उसमें ट्रेकिया होते हैं। तो जो आपका जाइलम है वो जो ट्रेकियरी एलिमेंट यानी कि जाइलम अपने प्रोटोप्लाज्म को लॉस करके डिफरेंशिएट होता है, और सेल वॉल जो होती है उसे लिग्निन का डिकम्पोजिशन करवाता है सेल्यूलोज के साथ, मतलब कि सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है डिफरेंशिएट होके। अब यहाँ पे एक खतरनाक वर्ड दिया है इलास्टिक। सेकेंडरी सेल वॉल में जब लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो वो बहुत, मतलब नेचर से उसका इलास्टिक होना नहीं बनता,
प्राइमरी सेल वॉल है एक हद तक इलास्टिक है, चलता है, बट सेकेंडरी सेल वॉल कभी इलास्टिक नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने यहाँ पे इलास्टिक टर्म यूज किया है सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर, ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। या तो ऐसा होगा कि लिग्निन का डिपोजिशन थोड़ा कम होगा इसीलिए थोड़ी सी इलास्टिसिटी आ गई, अदरवाइज ज्यादा लिग्निन के डिपोजिशन से इलास्टिसिटी आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये जाइलम का एग्जाम्पल उन्होंने डिफरेंशिएशन में दिया है भाई। ठीक है, कि जाइलम डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट किस तरीके से, क्या क्या मैकेनिज्म यूज करता है, प्रोटोप्लाज्म को लॉस करता है, सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन करता है, तो ये सब कुछ वो मॉडिफिकेशंस करता है, और एक मेरिस्टेमेटिक जो सेल होगा, ठीक है, उसमें से वो डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, ट्राई टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंसेस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन, जिससे वो वाटर एक्सट्रीम प्रेशर पे भी वो वाटर जो है वो ऊपर तक पहुंचा सके। वाटर नीचे वाले पार्ट में होता है, रूट हेयर वाटर का एब्सॉर्प्शन करते हैं और हमें ऊपर पहुंचाना होता है जाइलम के थ्रू सब पार्ट्स में। सो लॉन्ग डिस्टेंस तक वाटर ले जाने के लिए ये मॉडिफिकेशन जाइलम करता है, मतलब जाइलम क्या करता है, डिफरेंशिएशन करता है। ठीक है, एक्चुअली ये एग्जाम्पल इतना करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म जाइलम ने लॉस कर दिया है, तो अब ये जाइलम को डी डिफरेंशिएट होना होगा तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रोटोप्लाज्म लॉस करने के बाद वो डेड हो गया। डेड सेल क्या कभी डी डिफरेंशिएट हो पाएगा? डेड सेल वापिस सेल डिवाइड करने की कैपेसिटी अवेल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो एग्जाम्पल थोड़ा टिपिकल है बट एनसीईआरटी ने दिया है तो याद रखना, डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल में जाइलम यानी ट्रेकियरी एलिमेंट के एग्जाम्पल की प्रोटोप्लाज्म को लॉस करके वाटर को कैरी करने में मदद करता है। सो ध्यान रखना। Plants show another interesting phenomenon, the living differentiated cell that by now have lost the capacity. Differentiate हो गए, डिफरेंशिएट होने के बाद डिवाइड होने की कैपेसिटी लॉस कर देगी, कैन रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। मतलब कि मान लो ये आपका प्राइमरी मेरिस्टीम, ठीक है, ये प्राइमरी मेरिस्टीम आपका डिफरेंशिएट हो गया और इसने बना दिया प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, तो क्या वो वापस कैपेसिटी अटेन कर सकता है डिफरेंशिएट होने की? हाँ, वो डी डिफरेंशिएट होगा तो वापस से सेकेंडरी मेरिस्टीम बन जाएगा, मतलब वापस से डिवाइड होने की कैपेसिटी को गेन कर लेगा। दिस फिनोमेनन इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, interfascicular and vascular and cork cambium from fully differentiated parenchymal cell while फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है डिफरेंशिएशन का। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से जब सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है तो मैंने आपको उसके एग्जाम्पल्स में ही बता दिए थे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी बोल सकते हो, वो है। तो जो इसका जो फॉर्मेशन है वो पेरेन्काइमा सेल से होता है। जनरली आपका डी डिफरेंशिएटेड जो सेल होता है, सेल डी डिफरेंशिएट होके बनता है तो वो पेरेन्काइमा सेल्स से ही बनता है, फुल्ली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल से ही, ना कॉलेनकाइमा ना स्क्लेरेनकाइमा, वो पेरेन्काइमा सेल से ही बनता है। डी डिफरेंशिएट प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा सेल से डी डिफरेंशिएट होके सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाते हैं। While doing so, such meristem tissues are able to divide and produce cells that once again lost the capacity. एक और बार कैपेसिटी लॉस कर सकते हैं डिवाइड होने की, रीडिफरेंशिएट होके, और बना देंगे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। एक और बार कैपेसिटी लॉस कर देंगे। लिस्ट सम ऑफ द टिश्यूज, तो रीडिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट मैंने बता दिए आपको। कॉर्क बताया है जिसे फेलिम भी कहते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसे फेलोडर्म कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेस, ये सारे एग्जांपल हो गए। ठीक है, what would you call the parenchyma cells that are made to divide under controlled laboratory conditions during plant tissue culture? तो आप ऐसे पेरेन्काइमा सेल्स को क्या कहोगे जिसे हम लेबोरेटरी कंडीशंस में डिवाइड करना चाहते हैं? तो उसे हम कैलस कहेंगे। ठीक है, कैलस का मतलब होता है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो हम उसको लेबोरेटरी में डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास है, हमें उसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो जो जिसे दैट आर मेड टू डिवाइड अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशंस ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर, उसे आप क्या कहोगे? तो उसे हम कहेंगे कैलस। ठीक है, कैलस जो है वो
क्या होता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो ऐसे पेरेन्काइमा सेल्स को हम कहेंगे कैलस। ओके, recalling section 5, we have mentioned that growth in plant indeterminate भी हो सकता है, determinate भी हो सकता है। indeterminate का मतलब है कि अनलिमिटेड। तो मैंने बताया रूट और शूट उसमें अनलिमिटेड होता है। डिटर्मिनेट क्यों बोला भाई, लीफ फ्लावर फ्रूट में कहा राम और श्याम है, तो वहां पे तो मैंने बोला था ना कि लिमिटेड टाइप का ही ग्रोथ होता है, तो वहां पे डिटर्मिनेट टाइप का ग्रोथ होता है। नाउ वी मे से दैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन। भाई कैसे, ग्रोथ को तो ओपन बोल दिया, अब ये लोग बोल रहे हैं कि प्लांट में जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो भी ओपन है। सो हाउ, सो क्योंकि सेल्स जो है वो सेम मेरिस्टीम से अराइज हो रहे हैं, लेकिन उनके मैच्योरिटी पे डिफरेंट स्ट्रक्चर है। रूट एपिकल मेरिस्टीम से कितने ही सेल अराइज हो गए, वो कॉन्स्टेंटली जब डिवाइड करेगा तब, तो उसमें से कुछ कुछ एरिथमेटिक ग्रोथ रेट फॉलो करेंगे, कुछ जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट फॉलो करेंगे। एरिथमेटिक ग्रोथ रेट फॉलो करेंगे तो एक डिवाइडिंग एक नॉन डिवाइडिंग, जो नॉन डिवाइडिंग है वो मैच्योरेट हो जाएगा, तो मैच्योरेट होकर उनका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा और उनका फंक्शन अलग हो जाएगा। अराइज तो सेम मेरिस्टीम से ही हुए हैं। सो फाइनल स्ट्रक्चर जो मैच्योरिटी पे आता है वो लोकेशन से डिटरमाइन होता है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था स्टार्टिंग में, आपके लोकेशन से स्ट्रक्चर डिसाइड होता है और स्ट्रक्चर से फंक्शन डिसाइड होता है। ठीक है, कम जगह होगी तो आप सिकुड़ के बैठोगे, ज्यादा होगी तो फैल के बैठोगे। लोकेशन से स्ट्रक्चर डिसाइड होगा एंड स्ट्रक्चर से आपका फंक्शन डिसाइड होगा। जाइलम फ्लोएम अंदर होते हैं, इसीलिए पानी और फूड का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एपिडर्मिस बाहर होता है, इसीलिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं। सो लोकेशन से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सेल प्रोड्यूस्ड अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टीम, या आपकी रूट एपिकल मेरिस्टीम से दूर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो रूट कैप में डिफरेंशिएट हो जाएगी और उसके तरफ जो है वो एपिडर्मिस में हो जाएगा डिफरेंशिएट। ओके, दूर वाले रूट कैप में नीचे वो प्रोटेक्शन का काम करेंगे, रूट कैप बनाएंगे। एक मतलब एक डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है रूट कैप, जो रूट को मदद करता है, उसे उसका डैमेज नहीं होने देता। while those push to periphery mature as epidermis. Okay, ओपन डिफरेंशिएशन कोरिलेटिंग द पोजीशन ऑफ सेल टू इट्स पोजीशन। तो जाइलम फ्लोएम का ले सकते हैं, बीच में होता है तो उनका फंक्शन भी वहां पे फिक्स रहता है। ठीक है, तो वो एग्जांपल हम उसमें मान सकते हैं। ओके, इसमें मैं ये क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ ट्यूमर, ये मैंने मेरा रह गया था। सो ट्यूमर जो होता है वो आपके डी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट होता है। जो ट्यूमर होता है वो डी डिफरेंशिएशन, मतलब आपके बॉडी में कोई सेल है जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो फिर वो डिफरेंशिएट होके उसने एक पर्टिकुलर काम पकड़ लिया, उसने कोई पर्टिकुलर काम पकड़ लिया, डिफरेंशिएट हो गया, लेकिन वापस अब जब वो डी डिफरेंशिएशन के रिजल्ट से जो सेल बनता है वो आपका ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड इसमें भी ये क्वेश्चन है ना, व्हाट वुड यू कॉल द पेरेन्काइमा सेल दैट आर मेड टू डिवाइड अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशंस ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर, तो उसे हम कहते हैं कैलस। अनडिफरेंशिएटेड का सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास, तो ये जो आपका कैलस है वो भी डी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट होता है। डी डिफरेंशिएशन मतलब ये भी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, ठीक है, जो डी डिफरेंशिएशन से फॉर्म हुए हैं, वैसे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। तो आपके कैलस भी डी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है और आपका ट्यूमर भी डी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है। ओके, development. So development is a term that includes all changes that an organism goes through its life cycle from seed germination to senescence. Seed का germination, then seedling, then juvenile phase, maturation, flowering, seed formation, senescence, death. stages मैंने आपको पढ़ा है। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया। ओके, सो प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ ग्रोथ, जिसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, हिटेरोफाइली, कॉटन, कोरिएंडर और लक्सपर में, जुवेनाइल फेज और एडल्ट फेज वाला। ठीक है, जुवेनाइल फेज में लीफ का कुछ अलग डेवलपमेंट, इसमें कुछ अलग। ठीक है, डिफरेंट इन शेप। ऑन अदर हैंड डिफरेंशिएट शेप ऑफ लीव्स एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स में, एयर में रखा तो अलग, वाटर में रखा तो अलग। एग्जाम्पल बटरकप का सेकंड नाम इसका क्या हो सकता है, रननकुलस।
रेनेनक्यूलस, ठीक है। कॉटन, गॉसिपियम, कोरिएंडर, कोरिएंडम, लाक्सपर, डेल्फिनियम साइंटिफिक नेम है, ठीक है। हेटेरोफाइली बताया मैंने क्या होता है। देन नेक्स्ट कम्स योर डेवलपमेंट में ही शायद फैक्टर्स डिस्क्राइब किए होंगे ये वाले पार्ट में। Thus, growth, differentiation and development are very closely related event. तीनों बहुत ही closely related है, लेकिन development is the sum of your growth plus differentiation. भले ही तीनों को आप closely related बोल रहे हो, but जो आपका development है वो growth और differentiation का sum होता है। ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था। डेवलपमेंट प्लांट में दो फैक्टर्स होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक फैक्टर में योर इंट्रासेलुलर फैक्टर्स इज जेनेटिक, सेल्स के बीच में। इंटरसेलुलर इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, विद इन द सेल, एंड इंटरसेलुलर बिटवीन द सेल्स यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये मैंने आपको समझा दिया। while the later यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स योर लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ओके। फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, फिर उसका स्टार्टिंग डिस्कवरी से एक एक हम कल से ही स्टार्ट करेंगे। So plant growth regulators or PGRs are small simple molecules of diverse chemical composition. मैंने आपको बताया सबके chemical composition अलग है। ऑक्सीन का इंडोल कंपाउंड होते हैं वो, एग्जाम्पल इंडोल 3 एसिटिक एसिड। जब मैं ऑक्सीन पढ़ाऊंगी तो और भी एग्जाम्पल है उसके, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिटिक एसिड, ये नेचुरल है ऑक्सीन। सिंथेटिक में अलग एग्जाम्पल, तो ऑक्सीन में पढ़ाओगी तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। एडेनिन डेरिवेटिव्स, ठीक है, आपके जो साइटोकाइनिन होते हैं वो एडेनिन डेरिवेटिव्स होते हैं, N6 फिरपिरल एमिनोप्यूरिन काइनेटिन। कैरोटिनॉइड्स डेरिवेटिव, आपके एब्सिसिक एसिड कैरोटिनॉइड के डेरिवेटिव होते हैं। जिब्रेलिक एसिड आपके टर्पिन से बने होते हैं। जिब्रेलिन एसिड जब पढ़ाओगी तो बताओगी कि जिब्रेलिन एसिड मोर देन 100 से भी ज्यादा जिब्रेलिन एसिड आइडेंटिफाई हुए, उसमें GA3 जो है, GA1 GA2 GA3 से बहुत सारे होते हैं, GA3 मोस्ट कॉमन है। एंड इथाइलिन, उसका फॉर्मूला याद रखना, इथाइलिन, ठीक है, C2H4, शायद CnH2n है ना, CnH2n, n की जगह पे 2 रखो, C2H4 इन यानी कि अल्किन की बात हो रही है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरियसली प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कह सकते हो, प्लांट हार्मोन या लिटरेचर में उसे फाइटोहॉर्मोन्स भी कहते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, कि क्या फंक्शन है लिविंग प्लांट बॉडी में उनका, उनको ग्रोथ प्रमोट करने का काम दिया है या ग्रोथ इनहिबिट करने का दिया है। सो वन ग्रुप ऑफ पीजीआर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग। ग्रोथ प्रमोटिंग यानी कैसे ग्रोथ प्रमोट करे, सेल डिवाइड किया, उसको एनलार्ज किया, या फिर पैटर्न फॉर्मेशन। ट्रॉपिक ग्रोथ यानी कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के तरफ ग्रोथ कर रहे हैं, रूट के तरफ या शूट के तरफ, कुछ पर्टिकुलर लोकेशन, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं, सो दैट इज ट्रॉपिक ग्रोथ। फ्लावरिंग करवा रहे हैं, फ्रूटिंग करवा रहे हैं, सीड फॉर्मेशन, सो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज करवा रहे हैं, सो ग्रोथ प्रमोटर्स। उसमें आपके ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, दिस 3 आर ग्रोथ प्रमोटर्स। दूसरा जो ग्रुप होता है वो ग्रोथ इनहिबिट करवाता है, ठीक है, ये ग्रोथ इनहिबिट करवाता है। द पीजीआर ऑफ अदर ग्रुप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्सेज टू वाउंड एंड स्ट्रेसेस, बायोटिक यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग। सो देखो, बायोटिक यानी प्लांट के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रेस आ गया, ठीक है, तो जैसे कि लीफ फॉल हो गया, प्लांट के अंदर कुछ वाउंड हो गया, फिर एबायोटिक स्ट्रेस हो गया, वाटर स्ट्रेस हो गया, ठीक है। सो इन सब से बचने के लिए जो पीजीआर होते हैं, ठीक है, वो आपके ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, वो ये बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस में काम आते हैं, ठीक है। ग्रोथ इनहिबिटर क्या करते हैं, डॉर्मेंसी और एब्सिशन, यानी जब ऐसी कंडीशंस हो जाती है तो प्लांट को डॉर्मेंसी मतलब उसका जो ग्रोथ है वो सस्पेंड कर देते हैं, उसके ग्रोथ को वही रोक देते हैं, उसको जर्मिनेट नहीं होने देते, प्लांट के ग्रोथ को वही रोक देते हैं। क्योंकि प्लांट अगर वाटर स्ट्रेस जैसी कंडीशन से गुजर रहा है या बाउंड जैसी कंडीशन से गुजर रहा है, ठीक है, सो उस वक्त रिसोर्सेस जो है वो हमें इतने यूज नहीं करने, क्योंकि प्लांट ऑलरेडी बहुत सारे तकलीफों से गुजर रहा है। सो हम क्या करते हैं, प्लांट को डॉर्मेंट फेज में अभी रखते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस है, तो प्लांट को डॉर्मेंट फेज में रख देते हैं। फिर ये सारे स्ट्रेसेस जब दूर हो जाएंगे तो प्लांट को डॉर्मेंट फेज से उसको जर्मिनेट करवा देंगे, ठीक है।
तो ये ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि जब उन्हें लगता है कि प्लांट को डोरमेंट फेज में रखने जैसा है, अभी अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि हम प्लांट को ग्रो करवा सके, तो वो ग्रोथ इनहिबिटर प्लांट को डोरमेंट फेज में रख देते हैं। जैसे कि वाटर स्ट्रेस की कंडीशन आ गई, और वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो कैसे चलेगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, डोरमेंसी कर देते हैं। एप्सिशन, एप्सिशन यानी कि लीफ को फॉल करवा देना, ठीक है। इनहिबिट, क्योंकि ये ग्रोथ इनहिबिटर्स है ना, तो इनहिबिशन का काम करेंगे, डोरमेंसी करवाएंगे यानी सीड को डोरमेंट फेज में रखेंगे, ठीक है, उसको उसका ग्रोथ नहीं होने देंगे, स्टॉप कर देंगे। एप्सिशन यानी लीफ का फॉल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी डोरमेंसी, एप्सिशन, तो ये जो ग्रोथ इनहिबिटर करते हैं वो किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लांट में जब स्ट्रेस होता है, बाउंड होता है, तब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तब वो उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। वाटर स्ट्रेस जैसी कंडीशंस के सामने फेस ना करना पड़े उनको, उनसे वाटर लॉस ना हो जाए, इसीलिए उसको डोरमेंट फेस में रखते हैं, उसे ग्रो ही नहीं होने दे रहे, तो इसे ये कंडीशंस को फेस ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। द पीजीआर एब्सिसिक एसिड बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, इनहिबिटर वाले ग्रुप से बिलोंग करता है एब्सिसिक एसिड, ए बी, ये जो मैंने बोला था, ठीक है, ए बी ए। द गैसियस पीजीआर, योर इथाइलिन, गैसियस पीजीआर आपके ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, ये चारों नहीं, बट आपका इथाइलिन इज अ गैसियस पीजीआर, कुड फिट आइदर ऑफ द ग्रुप, ग्रोथ प्रमोटर में भी आ सकता है, ग्रोथ इनहिबिटर में भी आ सकता है, लेकिन लार्जली इट इज एन इनहिबिटर, लार्जली वो एक्टिविटीज को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता, करता दोनों है, डुअल नेचर है, बट लार्जली इनहिबिटर है। ओके, यहाँ तक रखते हैं। उसके बाद ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।